चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनकम टैक्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज कनेक्टेड टू पीजीबीपी, मतलब बिजनेस इनकम का ही एक पार्ट है, उससे जुड़ा हुआ है। दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। अब वैसे बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्सेबल होती नहीं है, तो आइडियली तो चैप्टर एक सेंटेंस में खत्म हो जाना चाहिए कि इनकम इज एग्जेम्प्टेड, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। कुछ इफ एंड देन वाली चीजें हैं, बिकॉज जहाँ एग्जेम्पशन की बात आती है ना, फिर अपनी इंडियन पब्लिक जो है वो एक लेवल आगे निकल जाती है कि भाई चलो एग्जेम्प्टेड इनकम है तो हम तो यही कमाते हैं, सब लोग वही कमा रहे हैं। फिर ऐसा है तो सब लोग किसान है, सबकी एग्रीकल्चरल लैंड है, सारा पैसा खेती से आ रहा है, वो सब पंगा होता है। और ऐसे बहुत केस हो चुके हैं, मतलब पॉपुलर लोगों पे भी ऐसे इनकम टैक्स के बहुत केस हो चुके हैं जो मीडिया में भी आते हैं। अब देखो यार, इंडिविजुअल टैक्स तो हर किसी को बचाना है। एग्रीकल्चर इनकम को लेके कॉन्स्टिट्यूशन से लेके एक्ट में हर जगह बोला गया है कि भाई किसान के ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती और नहीं लगाएगी, वैसा है। बट वो एक्चुअल में किसान होना भी चाहिए। फिर ऐसा है कि आप ऑन पेपर किसान बन गए और कमाई कहीं और से आ रही है तो दिक्कत है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस जिनकी बहुत इंडिविजुअल इनकम है, सब लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड में हेवीली इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसी जमीन खरीद रखी है जो एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आती है, जिसपे खेती होती है। फिर क्या करते हैं लोग, जो अपने दूसरे सोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का केस आया था, तो उन्होंने क्लेम किया था इनकम टैक्स में कि मैं फार्मर हूँ और मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। मतलब मूवी से आने वाली इनकम, उनके प्रोफेशन से आने वाली इनकम जो है ना, उसको डाइवर्ट करके एग्रीकल्चर इनकम में ज्यादा दिखा दिया। वो भी दिखाया, शो किया, लेकिन जो इनकम वहां से आ रही थी ऑन पेपर शो कर दिया कि मेरी तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जमीन है, प्रयागराज में जहाँ उनका होम टाउन है, तो बोले वहां पे बहुत सारी जमीन है मेरी, और एग्रीकल्चर लैंड खरीद रखी है, उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो बोला कि यहाँ से मेरी इनकम हुई है, तो मतलब जितनी इनकम हुई होगी उससे बहुत ज्यादा उन्होंने दिखा दी। डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो गया। भाई 50 करोड़ कमाए पिक्चरों से, तो 50 करोड़ तो पीजीबीपी में टैक्सेबल है। अब उसके ऊपर स्लैब रेट लगाओगे आप इंडिविजुअल पे, तो 50 करोड़ में कम से कम 15 से 20 करोड़ तो टैक्स हो जाएगा। अब वो 15 करोड़ रुपए टैक्स कौन भरेगा? तो क्या करते हैं, शो कर दिया कि भाई 25 करोड़ तो मैंने एग्रीकल्चर से कमाए, अब जितनी मेरी जमीनें है, ये है, वो है करके ऐसा शो ऑफ कर दिया, और बाकी का 25 करोड़ पे टैक्स भर दिया, तो आधा टैक्स तो बचा लिया। अब सरकार को इन लोगों से दिक्कत है कि जो आधी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं, आधी दूसरी जगह से, और फिर एग्रीकल्चर पोर्शन ऑन पेपर ज्यादा दिखा रहे हैं। कांग्रेस के मिनिस्टर है पी चिदम्बरम, जिनकी मैं बात कर रहा था एडवांस टैक्स के टाइम पे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, और एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने क्लेम किया था कि भाई मैंने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है एक साल की 7 करोड़ रुपए। और बोले आपकी जमीन, तो उन्होंने शो किया कि उनका जो बंगलो है, बंगलो की बालकनी में उन्होंने गार्डनिंग की हुई थी, वहां पे गोभी के फूल और ये सब उगाए हुए थे, और बोले वो एग्रीकल्चर मैंने किया था और वहां से 7 करोड़ रुपए मैंने कमाए। 7 करोड़ की गोभी अगर बालकनी में उग रही है तो फिर वो बालकनी कितने एकड़ की होगी पहले पता करना पड़ेगा, वैसा। अब ऐसा सब लोग क्लेम करते हैं तो मीडिया में तब न्यूज चल जाती थी, तो ये सब चीजें हैं। अब इसको कैसे फिर मैनेज करें कि जेन्युइन फार्मर को बेनिफिट मिले और ये जो ऑन पेपर फार्मर्स हैं इन लोगों को बेनिफिट ना मिले। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं अपना महाराष्ट्र में अलीबाग साइड पे, सब जो फार्म हाउसेस ले रखे हैं सब सेलिब्रिटीज ने, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें भी हेवीली इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है, करे क्या उसका, उसको डाइवर्ट कहाँ करे? क्योंकि फिर जो टैक्स भरना होता है तो महंगा पड़ता है ना, कि यार 50 करोड़ रुपए साल का वो टैक्स मांग ले एक इंडिविजुअल से, कमा रहा है 100-200 करोड़, तो उसको तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो डाइवर्जन तो करना ही। अब इनकी जो अकाउंटेंट्स की टीम होती होगी यही दिमाग लगाती रहती होगी कि भाई इनका टैक्स को मिनिमाइज कैसे करना है, वो भी लीगली, कि भाई वो चोरी में नहीं आना चाहिए। नहीं तो देखो जो बड़ा सेलिब्रिटी है, टैक्स चोरी में नाम आ जाएगा तो ब्रांड वैल्यू भी तो खराब होती है। तो बहुत सारे फैक्टर है। अक्षय कुमार को देख लो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करके हाईएस्ट टैक्स पेयर का सर्टिफिकेट लेके आ जाता है कि भाई हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर का सर्टिफिकेट उसको 2-3 बार मिला हुआ है। अब वो ब्रांडिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि भाई मैं इतना अच्छा सिटीजन हूँ। फिर बोले आपका तो पासपोर्ट कनाडा का है, फिर आप इंडिया के सिटीजन कैसे हो? अब बोले मैंने वो भी चेंज करा लिया, ठीक है, वापस इंडियन सिटीजनशिप ले लिए। तुम लोग ये सुनाते रहते हो बार बार, ये कैनेडियन है, कैनेडियन है, टैक्स पे आप भर ही रहा हूँ, फिर भी बोल रहे हो कैनेडियन है, 15-15 करोड़ रुपए साल का टैक्स भर रहा हूँ, फिर भी बोले बातें सुनाते हो। बोले लो पासपोर्ट चेंज करा लेता हूँ, तो वो भी कर लिया। तो ये सब चीजें कैसे मैनेज होती है? एग्रीकल्चर इनकम बाय डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है, एग्जाम्पशन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और ये लोग जो दोनों साइड की इनकम कमा रहे हैं, बिजनेस भी और एग्रीकल्चर भी, उन पे टैक्सेबिलिटी आती है, कैसे आएगी और कितना एग्जाम्पशन मिलेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो काफी सिंपल सा और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। पेज 383 पे आप आ जाओ, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1, यहाँ पे बताया गया है कि भाई एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 10 एग्जेम्पशन का सेक्शन है। सेक्शन 10 को बोलते हैं इनकम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, ये इसका टाइटल है। और सेक्शन 10 के अंदर 50-60 सबसेक्शंस हैं, उसमें अलग अलग टाइप की चीजें जो है वो एग्जेम्पशन में डाली हुई है। कल परसों अपन वो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड पढ़ रहे थे जहाँ क्लबिंग हो रहा था, तो हमने देखा कि भाई पेरेंट के अकाउंट में क्लब हो रहा है तो पेरेंट को पर माइनर चाइल्ड 1500 रुपीज एग्जेम्प्ट है। वो एग्जेम्पशन भी यही सेक्शन में था, 1032 था।
शेयर होल्डर्स वाला मैं आपको पॉइंट बता रहा था, जहां पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे लगता था, तो इन्वेस्टर के हाथ में पैसा टैक्स फ्री था। वो सेक्शन में 1034 था, इसी कैटेगरी में था। तो सेक्शन 10 कहीं पे भी आ जाए इस पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, पढ़ते ही समझ जाना कुछ एग्जेम्पशन आने वाला है, क्योंकि सेक्शन बनाया उसी पर्पज से। तो उसका पहला ही सब सेक्शन जो है एग्रीकल्चर इनकम की बात करता है। अब ये एग्जेम्पशन बता रहा है, डेफिनेशन नहीं। डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। इनकम टैक्स का जो डेफिनेशन सेक्शन है वो सेक्शन 2 है, उसका सबसेक्शन है 1 कैपिटल ए, वो डिफाइन करता है एग्रीकल्चर इनकम को। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 उस इनकम को एग्जेम्प्ट करता है। तो सेक्शन 10 इज नॉट डेफिनेशन, इट इज एग्जेम्पशन, एंड सेक्शन 2 इज डेफिनेशन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना। चलिए देखते हैं अब क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं थियरी में, उसको समझने की ट्राई करते हैं। द टर्म एग्रीकल्चर इनकम कैन बी क्वाइट वाइड इन स्कोप एज अंडर, बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो सकती है। देखो अगर ओवरऑल इसको हम समराइज करेंगे, जो पेज पे लिखा हुआ है, मैं आपको उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, फिर अपने देख लेते हैं। सिर्फ एक्चुअल में खेती का काम करना, किसानी का काम करना, वही एग्रीकल्चर इनकम है, ऐसा नहीं है। वहां तक उन्होंने इसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा है। एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी हुई जो भी इनकम हो सकती है, वो सारी एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आ सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सच में किसान हो और आप खुद खेत में जाके काम करते हो, या आपने मजदूर रखे हुए हैं और आप खेती का काम कर रहे हो, तो उससे जनरेट होने वाली इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम है। अच्छा, जमीन के मालिक हो आप, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, और एग्रीकल्चर लैंड पे आप खुद किसानी नहीं करते, आपने किराए पे दे दी। अब वहां से आपको तो किराया मिल रहा है, बट ये किराया भी एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, दैट रेंट इज एग्रीकल्चर इनकम। इसलिए मैंने बोला कि सारे सेलिब्रिटीज जो है, जहां जगह मिलती है एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं, वहां से आने वाला किराया बढ़ा के दिखा देते हैं, फिर बोलते हैं हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। अब किराया आया होगा 50,000, उसको दिखा दिया 5 लाख, तो जो दूसरी इनकम कमाई है उसमें 4.5 लाख डाइवर्ट कर दिया। ये सब चीजें वो लोग करते हैं, जिसका लीगल प्रूफ नहीं मिल सकता है एक्चुअल रेंट कितना आया कितना नहीं, थोड़ा बहुत इन्फ्लेट करके दिखा दिया चलता है। उस चक्कर में एग्रीकल्चर लैंड खरीदे जा रहे हैं और बहुत एकड़ जमीनें उन्होंने परचेस कर रखी है वैसा। तो ये पॉइंट है। तो रेंटल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम, ये बोला। रेंट कैन बी रिसीव्ड इन कैश, रेंट मे बी रिसीव्ड इन काइंड, और पार्शियली भी हो सकता है। रेंट कैश में आना जरूरी नहीं है। मोस्टली खेती के काम में जो जमींदार होते हैं, वो अपनी जमीन जो है किराए पे दे देते हैं किसान को। किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, अनाज बेचता है, पैसा कमाता है, किराया भर देता है। अब किराया भरने के 2 तरीके, या तो कैश भरो या फिर अनाज का एक हिस्सा दे दो। मोस्टली ऐसा होता है अनाज का एक हिस्सा दे देते हैं, तो किसान के लिए भी ईजी हो जाता है कि भाई मैं ये जमीन पे खेती कर रहा हूँ, जितना भी ग्रो होगा ना, 1/4 हिस्सा आपका, 1/3 हिस्सा आपका, 1/5 हिस्सा आपका, दैट इज द रेंट पोर्शन। बाकी का मेरा, मैं बेच के अपना घर चला लूंगा वैसा। तो रेंट रिसीव करना इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, और दोनों ही चीजें यहाँ पे रिसीवर के लिए एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में मानी जाएंगी। तो टैक्स तो लगने वाला है ही नहीं, ये क्लियर है। एग्रीकल्चर में अगर आप एंसिलियरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है वो सिंगल प्रोसेस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, रिस्की बिजनेस है, और लॉसेस भी बहुत होते हैं। तो छोटे छोटे किसान बेचारे मौसम की मार झेल नहीं पाते। अभी जैसे तूफान आया, अगले दिन वीडियो है जिनकी आम की खेती है, आम के बाग है, सारे कच्चे आम पेड़ पे से टूट के गिर गए, बहुत सारे वीडियोज है। अब उन लोगों का कितना नुकसान हो गया। अब वो आम पकने वाले थे, पकने के बाद बिकते तो उनको पूरी कीमत मिलती, अब पकने से पहले ही वो पूरे हरे कच्चे आम थे, वो टूट के गिर गए, अब वेस्ट हो गए। अब वो जो नुकसान हो रहा है वो नेचुरल है, उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, और उससे आप अपने आप को बचा नहीं सकते। तो ये सारे लॉसेस जो है वहाँ पे हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कितने लोग फार्म लेबर सप्लाई करते हैं कि भाई आप खेती करना चाहते हो तो अकेले तो करोगे नहीं, बोले नहीं मेरे को 20 मजदूर चाहिए जो खेती करे, तो भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं फार्म लेबर सप्लाई करता हूँ, ये एंसिलियरी सर्विस होगी। फिर जब फार्मिंग होती है तो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है, भाई जमीन को ड्रिल करना है, उसके अंदर बीज बोना है, उसके ऊपर पानी देना है, फर्टिलाइजर सप्लाई करना है, ये सब चीजें होती है, ये सब भी एंसिलियरी सर्विसेज में आता है। लोग किसानों को मशीन रेंट पे देते हैं। फार्मिंग आजकल बहुत मॉडर्नाइज हो गई है, वो ऐसे फावड़ा लेके, वो गाय भैंस लेके हल चला रहे, वो जमाने गए जो अपने फोटो में देखते थे, ठीक है, वो वैसा नहीं है। अब तो इतनी मॉडर्न मशीन आ गई है कि जो लेबर 20 लोग मिलकर 5 दिन में काम करते थे, वो मशीन 4 घंटे में कर देती है अकेली, इतना फास्ट प्रोसेस हो गया। तो हार्वेस्टिंग वाला प्रोसेस भी ऑटोमेट हो गया, सीड सो करने के लिए ड्रिलिंग वाला प्रोसेस भी मशीन के थ्रू हो गया। तो एक ही मशीन इतना सारा एरिया एक बार में ही पूरा ड्रिल करके आपको दे देगी, और वो सीड्स करने के लिए भी ड्रोन और उसका भी यूज करते हैं। आपको जाके एक एक बीज बोना नहीं है, वो ड्रोन के थ्रू जाओ कैमरा से, वहां पे वो गिरा देगा। वो सब चीजें भी अब शुरू हो गई वैसा है। तो फार्मिंग जो है वो मॉडर्नाइज हो गई, बट फार्मर इतना अमीर नहीं है पूरे देश का कि वो सारी मशीन खुद खरीद ले। तो बहुत सारे लोग ना असेट मैनेजमेंट और असेट इन्वेस्टमेंट में है, फार्मिंग वाली मशीन में इन्वेस्ट किया हुआ है,
और किसानों को रेंट पे देते हैं। जैसे अपने को मशीन चाहिए होती है तो भाई जेसीबी मशीन है या कुछ है, रोलर है, तो अपने रेंट पे मंगवा सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वहाँ पे भी चलती है। तो वो रेंटल इनकम, वो मशीन लेट आउट करके, वो भी एग्रीकल्चर में आती है। और बोलो सर मशीन रेंट करना कहाँ से एग्रीकल्चर हुआ, बट किसान को रेंट करना है ना, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर हुआ। कनेक्शन जो है वो एग्रीकल्चर से है, फार्मिंग एक्टिविटी से है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाता है, ये बोला हुआ है। फार्मिंग करने के बाद अब क्रॉप्स ग्रो कर लिए, वेजिटेबल्स ग्रो कर लिए, अब जितनी भी सब्जियां जमीन के नीचे उगती है जिसको बाद में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अब जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, ये सब चीजें हैं। अब ये जब जमीन में से निकलते हैं ना गाजर, अगर आप देखोगे ना तो आप खाओगे भी नहीं, इसलिए काफी लोग नहीं भी खाते। तो जैन कम्युनिटी वाले अपने नहीं खाते, वही घर में जमीन से निकली हुई चीज है तो वो सब चीजें हैं तो नहीं खाते, वैसा है। अब वो ऐसा है कि आप देख लो, जो खाते भी वो देखेंगे तो बोले यार ये खाते अपन, बट वो कंडीशन वैसी होती है, वो कीचड़ है, मिट्टी है, ठीक है, इंसेक्ट्स है, वो सब चीजें हैं। तो जब वो पूरा कीचड़ में से निकालते हैं या मिट्टी में से निकालते हैं तो उसकी पूरी सफाई करनी पड़ती है। अब सफाई करना ऐसा, एक एक गाजर को अगर आप नल के नीचे बैठ के पानी से धोने बैठोगे तो इतने किलो गाजर कब खत्म होगी और कब धुलेगी और कब पहुंचेगी मार्केट में, समझ आ रहा है। तो उसी लिए वो लोग क्या करते हैं ना, वो प्रेशर पंप्स और हाई प्रेशर वाटर वाला जो मशीन है वो सब यूज करते हैं। तो पूरा जितना भी लॉट है उसको पहले निकाला जाएगा, उसको एक वो ट्रक के ऊपर या ट्रेलर के ऊपर रखा जाएगा, फिर हाई प्रेशर से उसको पाइप से पूरा धोया जाएगा, तब जाके वो सारी मिट्टी जो है उसमें से निकलेगी और वो गाजर उस कंडीशन में आएगी कि उसको बेचा जा सके। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस भी लोग करके दे रहे हैं किसान को और उसका किराया चार्ज कर रहे हैं। दैट रेंटल इनकम इज ऑल्सो एग्रीकल्चर। जैसा आलू अगर आप कभी खरीदने गए हो तो मार्केट में दो टाइप के आलू मिलते हैं, एक पूरे ऐसे मिट्टी वाले होते हैं, तो समझदार लोग बोलते हैं नहीं नहीं भैया साफ सुथरे चमक रहे हैं ना ये वाले दो, पर जिनको सच में पता है कौन से लेने चाहिए मिट्टी वाले खरीद रहे होते हैं, अपने उनको देख के जज कर रहे हैं, बोले क्या बेवकूफ है, सब्जी लेनी नहीं आती, इतने मस्त धुले हुए चमकते आलू है, ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन में से धो के निकाले, ये लेने चाहिए क्या, मिट्टी वाले ले रहे, मिट्टी पेट में जाएगी। अरे वो मिट्टी वाले ताजे होते हैं, और वो जो साफ सुथरे धुले हुए चमक रहे होते हैं ना, वो कोल्ड, वो डीप फ्रीज वाले होते हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले होते हैं। आलू में कोल्ड स्टोरेज होता है और कितने कितने महीने तक आप आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो और फिर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे निकाल के मार्केट में बेच सकते हो। जो साफ सुथरे आलू होते हैं ना, वो कितनी बार फ्रेश नहीं होते, कुछ दिन के स्टोर किए हुए होते हैं। और जिनको ये बात पता है वो साफ वाले नहीं लेते कि भाई मिट्टी वाले तो वैसे भी घर जाके धोना ही है, लेकिन फ्रेश तो है कम से कम, कोल्ड स्टोरेज वाले तो नहीं खा रहे। इंडिया में एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ये है कि कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, मतलब पूरे देश में इतने लोग किसान है, करोड़ों लोग हैं, तो कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जिससे किसान को ये गाइड किया जा सके कि भाई तुझे क्या चीज़ की खेती करनी चाहिए। और ये मतलब इतनी कॉमन सेंस वाली चीज़ है, लेकिन अभी तक इतने साल में कोई ऐसा सिस्टम इन्होंने नहीं बनाया कि भाई इस चीज़ को अपने रेगुलेट करे, कम्युनिटी बनाए। हर चीज़ का व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाता है, टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाता है, लेकिन इनके लिए ऐसी कोई कम्युनिटी डेवलप नहीं कर रहे ओवरऑल इंडिया कि किसान को ये बताया जाए कि भाई तू इस चीज़ की खेती कर। अब कितनी बार क्या होता है, आलू की इतनी बम्पर खेती हो गई है, आलू ही आलू अवेलेबल है मार्केट में, उतनी सप्लाई बहुत है, डिमांड ही नहीं उतनी। तो फिर क्या होता है, सब्जी मंडी में रेट गिर जाता है। बीच में तो आया था 50 पैसे किलो आलू बिक रहा है होलसेल में, 50 पैसे किलो, मतलब किसान को वो लोग 50 पैसे किलो दे रहे हैं, क्योंकि इतना बम्पर प्रोडक्शन हो गया, सब लोगों ने आलू उगा लिए, सब मार्केट में लेके आ गए, पता चला ये तो ओवर सप्लाई है, जाने दो। वो किसान बेचारा इतना परेशान हो गया, और 50 पैसे किलो में क्या मिलेगा उसको। तो वो लोगों ने क्या किया, सब्जी मंडी में ट्रक लेके आ गए, बोले फ्री में ले जाओ, 50 पैसे में क्या ही कमा लेंगे, ले जाओ जितना चाहिए ले जाओ। तो जो लोग सब्जी मंडी में आ रहे हैं सब बैग भर भर के आलू लेके जा रहे हैं। बोले कितने आलू ले जाओगे तुम, कोल्ड स्टोरेज में रखने वाले हो तो बात अलग है। तो वो लोग उठा उठा के लेके जा रहे हैं, बोले इतने आलू खाओगे खुद भी आलू जैसे हो जाओगे, थोड़े बहुत ले जाओ ठीक है। बोरा भर भर के लेडीज आ रही है, लोग आ रहे हैं घर से, पूरा बैग भर भर के। मैं बोला यार ये तो बालाजी की फैक्ट्री खोल देंगे पूरी, ऐसा लग रहा है, भर भर के लोग आलू ले गए। न्यूज पे आ रहा है। बीच में लहसन में ऐसा हुआ, अब जो व्हाइट वाला लहसन आता है कितना महंगा आता है, 300-400 रुपए ऊपर किलो के रेट है, गर्मियों में तो और महंगा हो जाता है। लहसन की ओवर सप्लाई हो गई थी, मध्य प्रदेश में उसकी मंडी है, अलग अलग जगह पे मेन जो सेंट्रल मंडी होती है वो डिपेंड करता है कौन सी जगह पे है। मध्य प्रदेश में उसका मेन जो मंडी है जहाँ से लहसन पूरे इंडिया में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सारे किसान जो भी अपना वो खेती होती है वहां लेके आते हैं और होलसेल में बेचते हैं। इतना ओवर सप्लाई कोई खरीदने को रेडी नहीं, तो पूरा रेट कम हो गया। अब सोचो वो तो सोच के आया हो गया ये तो 300 रुपए किलो वाली चीज है, मेरे को पैसे मिलेंगे, और वहाँ 100 रुपए भी नहीं मिल रहे। और मिनिमम सेलिंग प्राइस की सिर्फ बातें होती है, इलेक्शन के टाइम पे मिलता कुछ नहीं। गेहूं और ये सब के ऊपर बहुत हुआ था, किसान आंदोलन हुआ कि भाई मिनिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए, किसान को कम से कम इतना रेट तो मिलना ही चाहिए। ऑन पेपर सब है, मार्केट में जाओ कोई नहीं देगा। 2000 रुपए का बोरी का रेट है वीट का, गेहूं का, लेकिन जब मार्केट डाउन होता है तो 1100 भी मिलता है। चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ, करते रहो, कानून में लड़ते रहो, क्या एमएसपी नहीं ये नहीं वो सब ऑन पेपर रह जाता है वैसा। तो किसानों को ये सब चीज़ों में रिस्क भी इतना है कि लॉसेज हो जाते हैं। अब ये सब जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उनका क्लीनिंग, उनके ऊपर एडिशनल प्रोसेस,
फ्रूट्स में भी होता है, फ्रूट्स में ग्रेडिंग सॉर्टिंग होती है। एप्पल अगर आप खरीदने जा रहे हो तो मार्केट में 100 रुपए किलो से शुरू हो रहा है, फिर वो सब्जी वाला फ्रूट वाला बता देता है भैया ये 100 रुपए है, ये 150 है, 200 है, 250 है। बोले बस बस इससे ऊपर हम खरीद नहीं पाएंगे, तो इधर वाले बता, मैंने 100, 150, 200 देख लो कौन से पसंद आ रहे हैं। अब वो एप्पल्स की क्वालिटी अलग अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है, टेस्ट अलग है। तो वो जब ग्रो करते हैं तो ग्रो तो सारे एक साथ हो रहे हैं, तो अलग अलग साइज के एप्पल ग्रो हो रहे होंगे। ऐसा मशीन पे तो बनते नहीं कि सारे सेम साइज के होंगे, पर फिर जब बेचना है तो एक साइज को एक रेट में डालना पड़ेगा। ये छोटे वाले 100 रुपए, मीडियम वाले 150 रुपए, बड़े वाले 200 रुपए, ऐसे करना पड़ेगा। तो मशीन में इनकी ग्रेडिंग होती है, वो उसके ग्रूव्स बने होते हैं, मशीन पे सारे एप्पल डाल दो, जो जिस साइज का होता है वो अलग अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, फिर बॉक्सेस बनते हैं, फिर सेलिंग होता है। ये सारा जो प्रोसेस है इसके अंदर जो भी खर्चा हो रहा है वो भी सारा एग्रीकल्चर वाला ही पार्ट माना जाता है। ये जितने भी प्रोसेस करते हैं वो भी यहाँ पे कवर होते हैं। इनको एंसीलरी सर्विसेज हम बोलेंगे वैसे, क्लियर। चलो, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो रेंट वाली बात क्लियर कर दी। बेसिक ऑपरेशंस और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस वाली बात जो भी बता रहा था वही है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस में ये सब आता है, क्लीनिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ये सब आएगा। बाकी एक बार लैंग्वेज देखनी है तो इस पेज पे जितना भी है देख लो, पढ़ ही लो, खत्म करो, ज्यादा तो है भी नहीं। हाँ, एक चीज उसको ध्यान रखना मिलेगा इसमें, प्राइमरी प्रोड्यूस और सेकेंडरी प्रोड्यूस बोलते हैं। अब पोटैटो ग्रो करना इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी प्रोड्यूस है पोटैटो, लेकिन पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट करना सेकेंडरी एक्टिविटी है। अब बालाजी वेफर वाला ये नहीं बोल सकता मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। बोले कैसे? बोले आलू तो है नेचुरल प्रोडक्ट है, मैं तो खाली उसको छील रहा हूँ, काट रहा हूँ, तल रहा हूँ, पैक करके दे रहा हूँ, तो है तो आलू ही ना। अरे ऐसा नहीं, प्रोडक्ट चेंज हो गया। वो मेन जो प्राइमरी प्रोडक्ट था वेजिटेबल के फॉर्म में, अब वो वैसा नहीं है। अब टोमेटो है, टोमेटो इज अ फ्रूट टेक्निकली, ठीक है, वेजिटेबल नहीं है। और टोमेटो का आपने केचप बना दिया, किसान वाला बोल रहे हैं नहीं देखो मैं तो नाम भी किसान रखा है, मैं तो एग्रीकल्चर इनकम में आऊंगा ना, टोमेटो का केचप बना रहा हूँ तो फिर मेरे लिए कहे कि बिजनेस इनकम। बोले नहीं, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, वो बिजनेस इनकम ही माना जाएगा। तो ये भी पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं, ध्यान रखना। चलो, हाँ टोमेटो डालते नहीं वो बात अलग है, उसमें थिकनर डालते हैं, केमिकल होता है जिससे वो प्यूरी थिक हो जाती है। तो वो थिकनेस की वजह से आपको ऐसा एजम्पशन आता है कि यार ये इतना अच्छा टोमेटो यूज किया है अंदर, इसलिए इतना थिक है सॉस। तो जो केचप यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली तो पूरा केमिकल ही है। और अभी तो स्कूल लेवल से बच्चों को ना बोलते हैं, पेरेंट्स को ना बोलते हैं कि भाई इनको केचप मत खिलाओ, क्योंकि वो थिकनर है, आर्टिफिशियल केमिकल है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये अच्छा भी है कि भाई अभी जनरेशन ऐसी है कि भाई डॉक्टर्स, ये वो, सोशल मीडिया, पेरेंट्स, स्कूल अथॉरिटी, सब लोग ये ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। फायदा कुछ नहीं, 5 साल बाद फिर बाहर जाके ठेले पे खाएगा वो, फिर मोमोज खाएगा, पानी पूरी खाएगा, पिज्जा खाएगा, आप क्या उखाड़ लोगे? फिर तो खाने ही वाला है ऐसा। बट बचपन में जब वो डेवलपिंग स्टेज है तब जितना ये सब चीजें बॉडी में कम जाए उतना अच्छा है, वो साइंटिफिक है इसीलिए, ठीक है। और सूरत में रह के तो हो चुका, हेल्दी फूड और अपना कोई लेना देना नहीं। पर यहाँ अपने क्या दोनों इकोनॉमी चल रही है, फूड इकोनॉमी और जिम इकोनॉमी साथ में चल रही है। क्योंकि अगर खाना है तो जिम जाना ही पड़ेगा, खाते रहोगे जिम नहीं जाओगे तो गिल्टी फील होगा। तो जिम भी चल रहा है, खाने का भी चल रहा है, ठीक है, दोनों चीजें मैनेज हो रही है। तो इकोनॉमी को अपन डबल तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप जिम जा रहे हो तो जिम वाला भी कमा रहा है, फिर अगले दिन सुबह वापस लोचा खाने जाओगे तो वो भी कमाएगा, ठीक है। तो लोग वॉक करके आते हैं, लोचा खाते हैं। मेरा पहले घर था SVNIT कॉलेज है ना जो अपना पिपलोद पे, वहाँ पे उसके सामने ही था। तो SVNIT पे लोग सुबह सुबह वॉक कर रहे होते थे, अंदर यूनिवर्सिटी में पहले जाने देते थे, फिर उन्होंने पास सिस्टम कर दिया। बड़ी यूनिवर्सिटी अंदर तो काफी बड़ा रोड है, तो लोग वॉक करने जाते, तो वहाँ पे पूरा चहल पहल सुबह यही रहती थी। और वहां से लोग निकले वॉक करते करते, फिर पहुंचते थे जानी लोचा, ठीक है, पूरा टी शर्ट पसीने वाला, ये वो। फिर बोला लाना भैया बटर लोचा लगा। मैं बोला तुम लोग यार गधेपन की कोई लिमिट होती है, क्यों इतना पसीना बहाया जब बटर लोचा ही खाना था। तो बोले बैलेंस कर रहे हैं ना भैया, अभी इतना चल के आया तो कैलोरी लॉस हो गया, तो ही तो खा पा रहा। लोचा सुन के इसका मतलब ऐसा कैसा जंप मार के गिरा? अच्छा, वाइब्रेट हुआ फोन इसीलिए। हाँ, वो लोचे की बात हुई तो उतर के जा रहा था। मैं भी खा के आता हूँ, ठीक। तो यही होता है, दोनों इकोनॉमी चल रही है, फूड वाली इकोनॉमी भी चल रही है, जिम वाली भी चल रही है, और दोनों जगह फुल भीड़ है। हाँ, वैसे ही है। तो गिल्टी फील भी नहीं करना है, खाना भी नहीं छोड़ना है। सूरत में बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो सोचता हूँ यार सूरत में कोई डाइट कर रहा होगा, बेचारी क्या हालत होती है। कहीं खाने जाते ऐसा लगता है कोई डाइटिंग कर रहा होगा तो बेचारा तड़प रहा होगा अंदर से कि कौन से शहर में पैदा हो गया। अगर डाइटिंग करनी थी तो कम से कम यहाँ तो जन्म नहीं लेना चाहिए था वैसा, तो वो दिक्कत है, ठीक है। पढ़ लो, ये पेज पूरा कंप्लीट कर लो लैंग्वेज, फिर आगे बढ़ते हैं।
बोलो, लैंग्वेज में कोई डाउट? क्लियर, रिलेट हो रहा है, सारे पॉइंट्स मिले जो बताए हो? ठीक, और कुछ था इसमें? एक पॉइंट अभी ध्यान में आ रहा था, हाँ, नर्सरी वाला, प्लांट्स, सैपलिंग्स और सीड्स मिलते हैं घर में, आपको गार्डनिंग करनी है और प्लांट्स लगाने हैं, तो काफ़ी लोगों को शौक होता है घर में प्लांट्स लगाने का, लेकिन मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। या फिर अगर 3 दिन घर से बाहर जाना हो तो पानी कौन देगा उनको, तो वो मुसीबत हो जाती है। तो वो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, बिकॉज वो घर के फैमिली मेंबर जैसा ही है, उसको खाना रोज देना पड़ेगा। तो प्लांट लगाने तो आपको अच्छे लग रहे हैं, बालकनी आपने सोचा चलो थोड़ा ग्रीनरी कर देंगे ये वो, लेकिन फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस लगेगा, तो नहीं करोगे तो वो मर जाएंगे, वैसे ही कोई फायदा नहीं। तो ये जो प्लांटिंग और नर्सरी वाला जो बिजनेस है, जो लोग ये चीज़ें बेच रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आता है, उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता, ऐसा सेम कैटेगरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ही वो है, वेदर इनकम फ्रॉम नर्सरी कंस्टिट्यूट्स एग्रीकल्चर इनकम, आंसर इज यस, वो पॉइंट मैंने आपको बता दी। इसके बाद 3 कैटेगरी है, टी, कॉफी, रबर, ठीक है, ये 3 बिजनेसेस हैं। इसके लिए इनकम टैक्स रूल्स का रेफरेंस है, जो आपको रूल नंबर दिख रहा है ना, वो इनकम टैक्स रूल्स है। दिस इज रूल नंबर 7, 7A, 7B, रूल 8। 7 में बात हो रही थी नर्सरी वाली और मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जनरली, और 7A रबर, 7B कॉफी, और 8 है जो दैट इज टी। ये जो बिजनेस लोग कर रहे हैं ना, इसमें एक एग्रीकल्चर एलिमेंट भी और एक बिजनेस एलिमेंट भी, कॉम्बिनेशन है। उसका रीजन क्या है, सारी टी कॉफी वाली कंपनीज ने लॉन्गर टर्म में अपने खुद के टी गार्डन्स और कॉफी ग्रो करने के जो प्रेमाइसिस है वो परचेज कर लिए। तो कोई भी चाय बनाने वाली कंपनी चाय पत्ती मार्केट से नहीं खरीदती, उनके खुद के टी गार्डन्स हैं, जमीन ही खरीद ली, उस पर टी गार्डनिंग खुद ही करवा रहे हैं। तो जो भी चाय पत्ती उग रही है वो अपनी फैक्ट्री में लेके आते हैं, उसको पाउडर में, ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, टी बैग्स बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं और सेल करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट मार्केट में वो बेच रहे हैं, उससे इनकम जनरेट हो रही है, पार्शियली उसको बिजनेस इनकम माना गया, पार्शियली एग्रीकल्चर, बिकॉज सोर्स तो एग्रीकल्चर ही है और खुद ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं। बाहर से खरीद रहे होते तो उनका कॉस्ट हो जाता है कि भाई चाय पत्ती इतने में ली, ये एक्सपेंस है, इतने बना के बेची, इनकम है, डिफरेंस का बिजनेस प्रॉफिट है, लेकिन ग्रो भी तो खुद किया, तो एग्रीकल्चर एलिमेंट भी तो आ गया। कॉफी बीन्स ग्रो कर रहे हैं, फिर उसको पाउडर में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस आ गए। तो रूल में फिर एक अजम्पशन लिया गया कि एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे बिजनेसेस के लिए ना रेशियो बांट लेते हैं, कुछ लमसम रेशियो, कि इनकी इनकम का इतना हिस्सा एग्रीकल्चर मान लेंगे, इतना बिजनेस, ताकि मैटर ही खत्म हो जाए वैसा। अब ये जो कंडीशन है वो आपको ये टेबल में मिल जाएगी, मैंने पूरा समराइज किया हुआ ये, तो रूल पढ़ो टेबल पढ़ो एक ही बात है। अब जैसे रबर वाला जो बिजनेस है उसकी बात हो रही है, तो रूल 7A ऐसा बोल रहा है कि रबर मैन्युफैक्चरिंग और रबर ग्रोइंग जो कंपनीज कर रही है, उनकी 65% इनकम एग्रीकल्चर। और रबर के भी ट्रीज होते हैं ना, उसमें से वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है, लेटेक्स, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और वो हार्ड रबर में कन्वर्ट होता है, और उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम जो प्योर रबर का फॉर्म है वो उतना स्टेबल फॉर्म नहीं है, तो उसमें आपको इम्प्योरिटीज ऐड करके, माइक्रोफाइबर्स और ये सब चीजें ऐड करके फिर वो उसको सॉलिडिटी देनी पड़ती है। जैसे गोल्ड में होता है, ज्वेलरी में होता है, तो 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनेगी, 22 कैरेट तक तो जाना ही पड़ेगा, तो थोड़ी इम्प्योरिटीज मिक्स होती है, रबर में वैसे ही होता है। तो उसमें एग्रीकल्चर पोर्शन ज्यादा है 65%, और नॉन एग्रीकल्चर जो है वो कम है, दैट इज 35%। फिर बात करें कॉफी वाले केस में, कॉफी में 2 कैटेगरी है, और लास्ट में अगर आप टी में देखोगे, टी में एक ही कैटेगरी है, 60-40, ज्यादा एग्रीकल्चर और कम बिजनेस, वो ध्यान रखना। कॉफी में ऐसा है कि आप उस पर कितना प्रोसेस करते हो उस पर डिपेंड करता है। एक बोला है कॉफी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, दूसरे में बोला है कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन इंडिया। फर्क है, एक खाली कॉफी के बीन्स को ग्रो करना और उसको मैन्युफैक्चर कर देना, वो एक पार्ट है, उसमें एग्रीकल्चर पोर्शन ज्यादा है 75, बिजनेस पोर्शन कम है। लेकिन कॉफी बीन्स को आपने ग्रो किया, उसको प्रोसेस किया, उसको रोस्ट किया, उसको सेका जाता है, रोस्ट करने से बिटरनेस आती है, फिर उसको ग्राउंड करना, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इसमें एक्सटर्नल प्रोसेस बढ़ गया ना, बीन्स उगाने के बाद उसके ऊपर जो आप प्रोसेस कर रहे हो ना, उसमें डिफरेंस हो गया वैसा। तो जहाँ पे प्रोसेस बढ़ गया वहाँ नॉन एग्रीकल्चर इनकम बढ़ गई, तो 25 के बदले 40 हो गई, बाकी की एग्रीकल्चर हो गई वैसा है। कॉफी बीन्स में अगर आप कॉफी परचेज करते हो या आपको उस चीज का थोड़ा नॉलेज हो, तो उसके बीन्स जो है वो 3 कैटेगरी में आते हैं, लाइट, मीडियम, डार्क आते हैं। तो वो रोस्टिंग के ऊपर होता है, लाइट वाले कम रोस्टेड होते हैं, मीडियम वाले उससे ज्यादा, और डार्क वाले तो ज्यादा रोस्टेड होते हैं, तो आपको कलर से भी दिखेगा कि ज्यादा ब्लैक होते हैं। अब वो जो है उसका टेस्ट बिटर होता जाता है जितना आप उसको रोस्ट करते हो, तो जो लोग ज्यादा बिटर कॉफी प्रेफर करते हैं वो लोग डार्क रोस्ट वाले बीन्स जो है वो प्रेफर करते हैं। और काफी जगह पे तो बीन्स मिलते भी हैं, स्टारबक्स में या कहीं पे चले जाओ, ये जो भी
प्रीमियम कॉफी चेन से सबने वो कंसेप्ट रखा हुआ है कि वो बीन सेल करते हैं। अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे आपको बीन्स को क्रश करके देते हैं कि भाई आप देख लो आपको कौन से वाले बीन्स चाहिए, आप सिलेक्ट कर लो और उसको आप क्रश करवा लो। तो उनकी मशीन होती है वहाँ पे, वो क्रश करके आपको देंगे। क्रश करना है उसमें भी कितना करना है, एकदम फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है, मीडियम रखना है या थोड़ा ज्यादा ग्रैन्यूल फॉर्म में रखना है, वो आपकी चॉइस है, जैसा आपको चाहिए वैसा वो लोग क्रश करके आपको फिर पैकेट में पैक करके देंगे। अब घर पे जाके आपको उसको जैसे बनाना है बना के पी सकते हो वैसे। तो ये सब चीजें होती है। तो इसमें भी दो प्रोसेस है, इसलिए दो कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। ये फार्म बिल्डिंग वाला जो केस है वो रेंट वाला ही पार्ट है। जैसे एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे थे, तो ये मैंने आपको बीच में बोला भी था, अपने एचपी वाले बात कर रहे थे कि भाई बहुत बड़ी जमीन है जहाँ पे खेती हो रही है। अब जमीन पे गारंटी एक घर बना के रखा होगा, किसान की फैमिली वहीं रह रही है, स्टोरेज भी वहीं कर रही है, जो भी उनका रॉ मटेरियल है, फर्टिलाइजर है, वो सब चीजें मशीन वहीं रखी हुई है। तो जो खेती की जमीन किराए पे दे रहा है वो खाली जमीन का किराया तो ले रहा है, वो घर का किराया भी ले रहा है। अब वो घर का किराया भी एग्रीकल्चर इनकम, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाता है, बिकॉज वो घर दिया ही इसीलिए है ताकि फार्मर वहां पे रह सके, तो वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इनकम मानी जाएगी। वैसा सिंपल कंडीशन। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, ये आपको पॉपुलेशन वाली दिखेगी पेज 386 पे। वो समझा देता हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या है। ये कैपिटल गेन में पॉइंट ज्यादा डिस्कस होता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, दोनों जगह सेम चीज है। एक बार समझ लेते हैं, अर्बन लैंड और रूरल लैंड कैसे सेग्रीगेट करेंगे। एक एग्रीकल्चर लैंड या तो अर्बन हो सकती है या रूरल, दोनों जगह हो सकती है, कहीं पे बिलोंग कर सकती है। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने बेचने पे कैपिटल गेन का टैक्स आता है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पे कैपिटल गेन का टैक्स नहीं आता। तो फिर ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जमीन अर्बन है, कौन सी रूरल है। उसके लिए ये क्राइटेरिया आपको दिया होगा। क्राइटेरिया है रेडियस का, डिस्टेंस का और पॉपुलेशन का। ये लोग बता रहे हैं कि जहां पे भी आपकी जमीन है उस जमीन के 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर पॉपुलेशन जो है वो इस रेंज से कम है, मतलब 10,000 लोगों से कम है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो फिर आपकी जमीन जो है वो रूरल है। बट अगर उस एरिया में 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो फिर वो जो जमीन है वो कैसी मानी जाएगी, अर्बन। और अर्बन जमीन है तो फिर उसका मतलब उसको बेचने पे कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा, भले वो जमीन एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, एक रेंज बना दिया। अपने इसको ना थोड़ा सा डायग्राम जैसा बना लेते हैं। देखो ये आपकी जमीन है, ठीक है। अब ऐसे समझ लो, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ये आपका प्लॉट है। अब ये प्लॉट कोई म्यूनिसिपैलिटी, कोई कैंटनमेंट बोर्ड, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रेंज में तो आता होगा, होता है ना कि ये जमीन इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रेंज में आती है, ज्यूरिसडिक्शन में आती है। ये वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या म्यूनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड का ज्यूरिसडिक्शन है जहाँ पे आपकी जमीन है। अगर इस ज्यूरिसडिक्शन की ऑफिशियल पॉपुलेशन 10,000 लोगों से कम है तो फिर ये जमीन रूरल है, ऐसे बोला जाएगा। फिर बोले अगर ऐसा है तो भाई हो गया, रूरल डिसाइड हो गया। इन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, और भी क्राइटेरिया अप्लाई होंगे। पहले एक क्राइटेरिया चेक करेंगे, मतलब अगर आप इसको दूसरे वे में समझो तो ये आपको अर्बन वाली कैटेगरी में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कंडीशन से बच जाओगे दूसरी लगा देंगे, दूसरी से बच जाओगे तीसरी लगा देंगे, तीसरी से बच जाओगे चौथी लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं तो फंसी जाओगे। तो क्राइटेरिया जो रखा है ना वो है पॉपुलेशन, जिसकी अपने पास कोई कमी है नहीं, तो अपने फंसी जाने वाले हैं इसमें ऐसे। तो ये घुमा फिरा के आपको खाली इसमें ना टैक्सेशन में ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, चलो गांव का एरिया है, कम लोग हैं, हो भी सकता है, तो आप सोचे चलो बच गए, अब तो रूरल में आ गए, कभी जमीन बेचेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया भी, दूसरे क्राइटेरिया में बोला भाई थोड़ा गांव से बाहर निकलो, ठीक है, गांव से बाहर निकलो और देखो बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो रेडियस है ना, ये है 2 किलोमीटर का। अगर इस रेडियस में पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है, इस रेंज में कुछ भी पॉपुलेशन अगर है यहाँ पे, तो आपकी ये जमीन अर्बन है। फंसा दिया। 2 किलोमीटर का रेडियस कितना होता है, आज यहाँ पे खड़े हो आप, यहाँ से 2 किलोमीटर कोई भी साइड पे चले जाओ, कितना बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इतने एरिया में 10,000 लोग नहीं मिलेंगे? इंडिया जैसे पॉपुलेशन, 10,000 लोग तो अपने यहाँ ये वो गरबा के डोम में नाच रहे होते हैं, है ना। 10-10, 12-12 हज़ार लोग तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं।
तो 10,000 लोग नहीं होंगे 2 किलोमीटर के रेडियस में, ये बात तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। वो जो पहला जो प्लॉट है वो 10,000 से कम वाला, उसको इंक्लूड करके 10,000 से एक वाला? नहीं, सिर्फ इतने रेडियस में, क्योंकि इसमें तो 10,000 से कम थे। आप खुश हो गए, बच गए, चलो। बोले नहीं रुको रुको, ये भी कंडीशन है, तो इससे बच गए तो इसमें फंस सकते हो आप। बोले नहीं, इससे बच गए, हमने पता किया 2 किलोमीटर के रेडियस में इतने लोग नहीं है, ठीक है, इस रेंज से ज्यादा लोग नहीं है, अब क्या करें, अब तो बच गए। बोले नहीं रुको, फंसा रहे तो पूरा ही फंसाएंगे ना। तीसरी रेंज, ये रेंज है यहां से टोटल 6 किलोमीटर्स। इसमें जो पॉपुलेशन की रेंज है वो 1 लाख से 10 लाख। अगर इतने लोग मिल गए कैंटनमेंट बोर्ड के बाहर, इसको नहीं इंक्लूड कर रहे, इसके बाहर 1 लाख से 10 लाख लोग अगर मिल गए टोटल ये 6 किलोमीटर के पूरे रेडियस में, तो भी आप फंस गए, आपकी ये जमीन जो है वो अर्बन हो गई। वैसा बोले नहीं थे इतने लोग, हमने पता किया इतने लोग नहीं थे, अब तो बच गए। बोले नहीं, एक लास्ट कंडीशन, इतना अच्छा ड्राइंग तो मैंने स्कूल में भी नहीं बनाया था, टेक्नोलॉजी काम आ रही है। ये है 8 किलोमीटर का रेडियस। 8 किलोमीटर के रेडियस में अगर ऑफिशियल पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो आपकी ये ज़मीन जो है वो अर्बन है। अब आपको लग रहा है कि आपकी ज़मीन का रूरल होने का कोई चांस बनता है? पॉसिबल ही नहीं, मेजोरिटी अर्बन में आती है, क्योंकि क्राइटेरिया पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन का तो हाल आपको पता है अपने यहाँ, अभी लेक्चर खत्म होगा उतने पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई होगी, तो 10,000 लोग तो कहीं से प्रकट हो सकते हैं। इतने लोग तो अपने ऐसे रोड पे घूम रहे होते हैं छुट्टी के दिन में, ठीक है, 10,000 की तो कोई पॉपुलेशन की वैल्यू ही नहीं है। अब बोला पॉपुलेशन को जब आपने क्राइटेरिया बना लिया तो नापेंगे कैसे? बोले मैं गांव में गिन के आता हूँ कितने लोग हैं। बोले वापस आया उतने में 4-5 लोग पॉपुलेशन ऐड हो गई। बोले इसके घर बच्चा हुआ, उसके घर बच्चा हुआ, तो पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, आप काउंट करो। अगर 8 किलोमीटर तक आप गिनने निकल गए तो पता नहीं कितने हजार लोग तो 2-3 दिन में बढ़ जाएंगे। वैसा है तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए बोला एक ही ऑप्शन है, सेंसस रिपोर्ट। वो सेंसस जो आजकल सरकार करवा ही नहीं रही, पहले होता था तो सिस्टमेटिक चीजें चलती थी, बता। अभी ऐसा है कि मनमानी चलती है, जिसको जो मन में आया वो कर रहा है। पहले ऐसा था कि भाई जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से हर 10 साल में सेंसस होता था। तो 2001 का डेटा आपने पढ़ा था 102 करोड़ समथिंग, 102.7। फिर 2011 वाला पढ़ा आपने 121.1। 21 वाला हुआ ही नहीं, कोविड आ गया, और 26 हो गया, अभी तक नहीं करा रहे। तो प्रॉपर सेंसस का डेटा तो दो कम से कम के भी कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। स्टैटिस्टिकल रिसर्च ही खत्म कर दिया आपने, पॉपुलेशन का कोई एनालिसिस ही नहीं है। ऑपोजिशन बोल रहा है, बोले इनको 6 साल हो गए कोविड गए हुए, अभी तक सेंसस कराने का टाइम नहीं। अब उसमें भी काफी पॉलिटिकल इशूज है, लेकिन गवर्नमेंट अभी करवा नहीं रही सेंसस। अब पॉइंट ये है कि ये जो पॉपुलेशन का डेटा है ये रियल टाइम डेटा तो पॉसिबल नहीं है, इसमें सेंसस रिपोर्ट ही देखनी पड़ेगी। आपका प्रीवियस ईयर जो भी है उसके पहले जो आखिरी सेंसस रिपोर्ट आई थी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अपने केस में अभी जो सेंसस रिपोर्ट एप्लीकेबल होगी वो 2011 की, उसके बाद हुआ नहीं। 21 वाला हो गया होता तो बात अलग थी। अब डेटा देखो आप, ये तो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, 102.7, 121 रट गया होगा आपको। 2001, 2011 चेंज देखो आप, 10 साल में 20 करोड़ लोग, नेट इंक्रीज पर एनम कितना हो गया? 2 करोड़। तो इंडिया में हर साल 2-2.5 करोड़ लोग पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं। देख रहे हो आप स्पीड कितनी है? अब ऐसे में गिनने बैठ गए मैन्युअली तो क्या ही होगा। 2 करोड़ लोग अगर इंडिया में अगर पर एनम ऐड हो रहे हैं, इसको आप पर मिनट एवरेज में कन्वर्ट करके देखो, आपको पता चलेगा 1 मिनट में कितनी पॉपुलेशन इंडिया में ऐड हो रही है। और ये नेट इंक्रीज है आफ्टर डेथ रेट। ये पॉपुलेशन तो डेथ के साथ ही हो गई ना, तो पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुई होगी, लेकिन सामने सामने किसी की डेथ भी हो रही है तो वो प्लस माइनस हो रहा है, बट इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। और पॉपुलेशन को लेके क्या बहुत जोक चलते हैं। अपने पहले वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थे, क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है पर अपने से आगे था। अब चाइना को ओवरटेक करके हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी बन गए, तो ये नंबर 1 का टैग अपने पास अब पॉपुलेशन के मामले में है। अब जब कंपैरिजन होता है, आपने एनुअली कितना 2 करोड़ लोग। अब जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़, पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन। जैसे जोक चलता है, बोले इंडिया हर साल एक ऑस्ट्रेलिया बनाता है। ठीक है, हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया तो हर साल बना देते हैं। 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन तो हमारी ऐड हो जाती है। वैसे तो क्या है, वर्ल्ड कप जीत के खुश होते रहते हैं, बोले जितने तुम लोग हो ना उतने तो हर साल हमारे यहाँ पैदा होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जोक चलता रहता है कि जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतना तो अपने यहाँ पे पर एनम कॉन्ट्रीब्यूशन है वैसा। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड एरिया है वो इंडिया से बड़ा है,
लेकिन पॉपुलेशन देखो कितनी है। अपने गुजरात की पॉपुलेशन 6.5 करोड़ है, सोचो, और इनकी पॉपुलेशन पूरे देश की 2.5 करोड़ है। उनकी ज्योग्राफी ऐसी, इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया लेकिन सारा हैबिटेबल नहीं है। जो एक बेल्ट है उसका, वहीं पे पॉपुलेशन है, बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा है। इन्वेस्टमेंट करना हो तो जमीनें बहुत मिलती हैं, पूरा खाली पड़ा ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप मैप पे देखो, मैं बताता हूँ, थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं। बचपन में कहाँ ठीक से पढ़ी होगी, तो खाली पास होने के लिए पढ़ रहे थे। देखो वर्ल्ड मैप तो थोड़ा आपको पता ही होगा। अब मैप ऐसे देखते हैं, पता है अब, हाँ ये रहा सिचुएशन क्या है। अगर आप ऐसे देखो ना तो यूएसए और रशिया ऐसे पड़ोसी होते हैं, पता है। हाँ, क्योंकि ये तो दोनों एक ही पॉइंट हो गया ना, ऐसा है। तो ये यूएसए का अलास्का और रशिया आजू बाजू है। तो एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो अपने को मैप में ऐसे दिखता है अमेरिका इधर है, रशिया इधर है। एक्चुअल में तो दोनों आजू बाजू ही है, वैसा है। तो वो पड़ोसियों वाला ही झगड़ा है उनका भी, देखा जाए तो कुछ अलग नहीं है, इसलिए इतना आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन लड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया डाल देते हैं। आधी बातें तो खुद ही समझ लेता है। जो एरिया है ना ये स्क्वायर किलोमीटर्स में, ये इंडिया से ज्यादा है और पॉपुलेशन सिर्फ इतनी है। उसका रीजन ये है कि जो रहने लायक पॉपुलेशन या लोकेशन है वो सिर्फ ये बेल्ट है। सारे जो मेन सिटी है, कैनबेरा, सिडनी, ब्रिस्बेन, क्योंकि मैचेस होती है, मेलबर्न तो अपने को नाम पता है, एडिलेड, ठीक है। तो ये पूरा बेल्ट है, क्वींसलैंड, ये पूरा जो बेल्ट है सिर्फ यहाँ पे लोग रहते हैं। ये सब खाली पड़ा है, एकदम वो बंजर जमीन है। हजारों किलोमीटर आप जाते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। रोड बने हुए हैं लेकिन पूरा ऐसे खुला एरिया है, सूखा पड़ा हुआ है, वैसा है। मतलब टेम्परेचर और वेदर कंडीशंस वैसी है कि वो रहने लायक इतना सूटेबल नहीं है। ये क्या है, वो सी ब्रीज वाला बेल्ट हो गया ना, तो वहाँ पे रहने लायक अच्छा है। तो उस वजह से सिर्फ इतने ही पार्ट पे, बीच साइड पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा पॉपुलेटेड लगता है, क्योंकि ये पूरी लोकेशन खाली पड़ी है। अपना वो पर्थ में मैच होता है ना, बाउंसर पिच है पर्थ, ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता है। तो पर्थ तक पहुंचना ही मुसीबत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूरा जोन है ये इंडिया से भी बड़ा है। और समझ लो इंडिया के एक एंड से दूसरे एंड जा रहे हो, उससे भी दूर है। तो यहाँ तक पहुंचना डिफिकल्ट है, और यहाँ की पिच भी वैसी है। अब जो जाके खेल रहा है, बाउंसर आ रही है, बैट्समैन भी सोच रहा होगा, बोले इतना ट्रैवल करके मेरे को इसलिए लेके आया तुम लोग, ऐसी बॉल डालो, कम से कम ढंग से खिला तो लो। यहाँ की पिच तो अच्छी होनी चाहिए, बैटिंग करो तो रन तो बने। तो बहुत टफ कंडीशन हो जाती है। और ये जो पूरा एरिया है, कोई रहता ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, वैसा है। तो इतना सारा एरिया अनयूज्ड है, उस वजह से पॉपुलेशन जो है वहाँ पे सिर्फ इतने ही बेल्ट पे रहती है। ये मेन चीजें हैं। और फिर इस तरफ आप जाओगे तो इंडोनेशिया और ये सब कंट्रीज आ जाते हैं। अब इनके लिए बाली, इंडोनेशिया, ये सब काफी नियर डेस्टिनेशन है। तो ऑस्ट्रेलियंस के लिए घूमने जाना हो तो बहुत क्लोज पड़ता है, वैसा। तो मैप के हिसाब से कंडीशन वैसी है, ठीक है। बाकी नीचे न्यूजीलैंड तो है, आपको पता ही है। चलिए, तो ये इतना तो हम हर साल बनाते हैं। मेन पॉइंट तो वही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, क्लियर हुआ। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया अर्बन और रूरल वाला, ये कैपिटल गेन में वापस आने वाला है। तो अभी कवर हो गया, तो एक बार आपके ध्यान में रहेगा, वैसा सिर्फ कैटेगराइजेशन किया हुआ है। अच्छा, जो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नाप रहे हैं ना, ये सारा जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है, बोलते हैं कि ये एरियली होता है। एरियली मतलब सीधा, ऐसे गूगल मैप के थ्रू नहीं, यहाँ से जाओ, यहाँ से लेफ्ट लो, यहाँ से राइट लो, वो फर्क हो जाता है। गूगल मैप कभी आप ऑन करो तो ऐसा होता है, कोई डिस्टेंस, आप कोई लोकेशन सर्च करो ना, तो पहले वो डिस्टेंस दिखाएगा 6 किलोमीटर, फिर स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा 8.5 किलोमीटर। तो ये क्या गिन रहा है, अभी 6 बोला, अभी 8.5 हो गया। वो 6 किलोमीटर एरियली गिनता है कि आप जहाँ पे हो और आपको जहाँ पे जाना है ना, सीधा गिनोगे तो 6 किलोमीटर है। बट जब जाने का रास्ता गिनोगे तो फिर वैसे से लेके जाएगा ना, महीना आगे से, तो आपका एक्चुअल ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, वैसा होता है। चलो, ये पॉइंट है। अब और क्या है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जहाँ पे बोला है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों टाइप की इनकम है तो टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी और कैसे नहीं। ये मेन चीज़ है जो अपने को समझनी है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। इस स्कीम का नाम है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। देखो आपको लिखा हुआ मिलेगा सेकेंड पॉइंट भी।
पेज 386 पे जो लास्ट टॉपिक है ना, उसमें सेकंड पॉइंट है, 2 कंडीशंस व्हिच नीड टू बी सैटिस्फाइड फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन। तो वो वर्ड अंडरलाइन कर लो, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आपको ऊपर लिखना है तो लिख भी लेना। ठीक है, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। अब ये लोग टैक्सेबिलिटी कैसे लगा रहे हैं उसके स्टेप समझना है। ये स्कीम उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो या तो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, जो अपन ने नाम सुने हुए हैं। अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम पूरे साल की 5,000 रुपये से ऊपर है, ये फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशंस आप फुलफिल करते हो साथ में, तो आप पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम में कवर हो जाते हो। देखो नंबर्स ही इतने लो रखे हैं कि इसमें कोई भी कवर हो ही जाएगा। अब कोई अगर 20-25 करोड़ कमा रहा है और 5 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर में दिखा रहा है, तो उन कंडीशंस को तो वो क्रॉस कर ही लेगा। पूरे साल की एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 5,000 रुपये, पूरे साल की, महीने की भी नहीं। और बाकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर, मतलब 2.5 लाख से ऊपर, बहुत छोटा नंबर है ये। तो जो भी लोग दोनों इनकम दिखाते हैं, सारे लोग इसमें कवर हो ही जाते हैं। अब टैक्सेबिलिटी कैसे आती है वो समझना है। इन्होंने बोला कैलकुलेशन आपको ना 2 स्टेप्स में करना है। पहले तो ऐसा बोल रहे हैं कि कंबाइंड इनकम ले लो, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ये दोनों को प्लस कर दो। प्लस करके क्या आएगा, एक अमाउंट आएगा, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लो कि भाई उस पर टैक्स कितना बनता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में उन्होंने ऐसा बोला कि आपकी जो एग्जेम्प्टेड इनकम है ना, उसको कंसीडर करो। एग्जेम्प्टेड इनकम में 2 चीजें आएंगी, एक एग्रीकल्चर इनकम और एक आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जेम्प्ट होती है इंडिविजुअली वो, और एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आप पे जो भी एप्लीकेबल है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इन दोनों का टोटल करो और इन पे टैक्स लायबिलिटी गिनो। सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। इन दोनों का लेना है डिफरेंस, ये जो आया होगा टैक्स का अमाउंट वो, और ये जो आया होगा टैक्स का अमाउंट वो, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, जो बचा वो है आपकी लायबिलिटी। बोलो, कुछ कंफ्यूजन? बात समझ आ रही? ये याद रखना पड़ेगा आपको, स्कीम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दोनों का डिफरेंस, जो नेट अमाउंट आया वो। इसमें ना एक्चुअली में आप घुमा फिरा के थोड़ा ज्यादा टैक्स दे रहे हो देखा जाए तो। अगर इतना सब करवाने के बदले सीधा सीधा आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है, इसको एग्जेम्प्ट ही कर देते और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा देते, तो आपका टैक्स कम आता। ये जो घुमा फिरा के गिनवा रहे हैं ना, इसमें आपका टैक्स ज्यादा आ रहा है, बिकॉज डिपार्टमेंट को मालूम है कि आप भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, बिजनेस वाली इनकम को एग्रीकल्चर में दिखा रहे हो, थोड़ा बहुत तो टैक्स ले ले फिर। तो इससे ना आपकी टैक्स लायबिलिटी कंपेरेटिवली बढ़ रही है, वैसा है। बट ये करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग ये दोनों कैटेगरी में है, वो मेजोरिटी अपनी टैक्सेबल इनकम को एग्रीकल्चर में शिफ्ट करके ज्यादा दिखाने की कोशिश करते ही वहाँ पे। तो डिपार्टमेंट ने बोला फिर तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही करना पड़ेगा, भरो ज्यादा टैक्स भरो। समझ आ रहा है? तो ये कैलकुलेशन है, इसको इस स्कीम को बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। टोटल इनकम ले लो पहले तो, एग्रीकल्चर वाली, नॉन एग्रीकल्चर वाली, फिर ले लो एग्रीकल्चर और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इस पर टैक्स कैलकुलेट करो, इस पर टैक्स कैलकुलेट करो, दोनों का डिफरेंस ले लो। ये आपको स्टेप्स फॉलो करने, स्टेप सारे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे ना, पूरा लिखा हुआ है 387 पे। नोट में बोला है 87A का रिबेट कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप उस अमाउंट की रेंज में हो तो 87A का रिबेट आप ले सकते हो, और ये अजम्पशन लिया जाएगा कि 115 BAC ऑप्ट नहीं की हो, वैसा है। ठीक है, जैसा बोला है वैसा फॉलो करेंगे। बोलो, कुछ बात समझ आई? कैलकुलेशन अगर कुछ लेना है तो एग्जांपल ले लेते चलो। यहीं पे इसमें नंबर्स लिख देता हूँ। आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, मान लो 3 लाख रुपए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लो 5 लाख रुपए, ऐसा अज्यूम कर लो। तो पहले आपको 8 लाख का टैक्स गिनना पड़ेगा स्लैब लगा के, तो 115 BAC नहीं, नॉर्मल वाला कंसिडर करना है।
फिर यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख, बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख, ये कितना हो गया 5.5। तो 5.5 लाख पे भी तो टैक्स गिन सकते हैं, समझ आए। इसमें जो अमाउंट आया वो एक तरफ, इसमें जो आया एक तरफ, दोनों का डिफरेंस लो, आपकी लायबिलिटी आ गई। फिर इसके ऊपर वो लगा लो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो भी है, समझ आ रहा है, ये कैलकुलेशन है। और 87A का रिबेट आपको तब मिलेगा जब आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। इस केस में जैसे अपन नॉन एग्रीकल्चर 5 लाख मानी है, अब 87A का रिबेट यहाँ पे ले सकते हो, तो वो ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। कुछ इलस्ट्रेशंस दिए भी हैं, वो भी अपने सॉल्व करेंगे, बट कैलकुलेशन इस तरीके से होता है, ये आपको ध्यान रखना। बोलो कुछ कंफ्यूजन? हाँ, टैक्स ही तो गिनना है दोनों पे, स्लैब रेट से, वो तो बाद में आएगा, पहले ये गिनना पड़ेगा। हो गया। तो रिबेट तो तब मिलेगा जब आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है, तो 12,500 रुपीज का रिबेट आप क्लेम कर सकते हो अप टू दैट एक्सटेंट। स्लैब रेट लगा लो ना, 8 लाख पे टैक्स गिनना है तो कैसे गिनोगे? वो 0 to 2.5 लाख, 2.5 to 5 लाख, 5 to 8 लाख, जो फर्स्ट चैप्टर में किया था इंट्रोडक्शन वाला, वो करना है। 0 और 12,500, 5 लाख से 8 लाख पे 20%, 3 लाख पे 20% मतलब 60,000, 60 और 12,500 मतलब 72,500। वैसे ही 5.5 लाख पे भी गिन लो, 50,000 पे 20%, 10,000, 12,500 मतलब 22,500, तो 72,500 और 22,500 डिफरेंस 50,000। उसमें से रिबेट 12.5, तो बचा 37,500 और रेडी हो गया 4% सेस। आ रहा है यहाँ पे 72,500, यहाँ पे आ रहा होगा 22,500, दोनों का डिफरेंस ले लो 50,000। अब इसमें स्पीड आनी चाहिए, तो पहले चैप्टर का पॉइंट है। रिबेट ले सकते हैं क्योंकि ये 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो 12,500 का रिबेट, ये हो गया 37,500। इस पे आपका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है पार्शियल इंटीग्रेशन। चैप्टर छोटा सा है, लेकिन ये कैलकुलेशन वाली स्कीम आ सकती है। इंटरेस्टिंग भी है, छोटा चैप्टर, ऐसा नहीं कुछ पूछ नहीं सकते। एक्चुअली तो पीजीडीपी वाले टॉपिक का ही एक पार्ट है, बट एज अ सेपरेट चैप्टर मैंने रखा है। उन्होंने मॉड्यूल में क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म और ये वाला टॉपिक ना सारा पीजीबीपी के चैप्टर में ही डाल दिया, तो मैंने उसको अलग रखा है क्योंकि फिर वो सब मिक्सअप हो जाता है। 22,500 नहीं आ रहा, आएगा ना। 0 to 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, 2.5 to 5 लाख 12,500, और ऊपर के 50,000 पे 20%, वो 10,000 होता है। 10,000 और 12,500 22,500, और ये 12,500 नीचे वाला तो वो है 87A का रिबेट है। हाँ ऐसा इतनी स्पीड तो आपकी भी आनी चाहिए कैलकुलेशन में, बिकॉज फिर एग्जाम में करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, पता चला नंबर्स मैच हो रहे। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं इसमें, आपको देखना है तो कोशिश कर सकते हो। इसमें खाली सेकंड इलस्ट्रेशन शायद आपका नहीं बनेगा, वो मुझे समझाना पड़ेगा। सेकंड वाले पे दिमाग नहीं लगा होगा तो ठीक है, बाकी वाले देख सकते हो कि सेकंड में थोड़ा वो कैप्टिव कंजम्पशन वाला पॉइंट है, तो डिस्कस कराऊंगा तो ही पता चलेगा। लास्ट में ट्राई कर लेना, पहले बाकी के इलस्ट्रेशन करना, तो पहला ही नहीं बना फिर वापस कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसमें उन्होंने क्या किया, वो शुगर केन का फार्मिंग किया, शुगर केन ग्रो किया, बेचने के बदले सारा शुगर केन अपनी शुगर मिल में ले गए, फिर उसमें शुगर बना के बेची। तो शुगर केन ग्रो करके शुगर में कन्वर्ट करके बेचना, वो भी तो दोनों एक्टिविटी होगी ना, एग्रीकल्चर और बिजनेस, वैसा है। तो उसको बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। जो भी आपने ग्रो किया वो बाहर बेचने के बदले खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो उसको कैप्टिव कंजम्पशन बोलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 वो पॉइंट है, तो वो लास्ट में करा दूंगा, पहले बाकी इलस्ट्रेशन आप कंप्लीट करके देख सकते हो, बन जाएंगे मोस्टली, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक क्लियर? बस तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट है, डाउट्स फिर जो है वो कल के लेक्चर में देख लेंगे। क्रैकर में भी आपको इसके लिए कुछ मिल जाए अलग से, तो आप सॉल्व करके रख सकते हो, इशू नहीं है। ठीक है, नया टॉपिक फिर कल ही स्टार्ट करूंगा, पार्टनरशिप फॉर्म वाले ही ले लेंगे कल, वो भी पीजीबीपी का ही एक सेक्शन है। तो जब पीजीबीपी चैप्टर आएगा तो वो पार्ट आपका हो गया होगा ऐसा।